चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का पहला चैप्टर। इसका हम लोग नोट्स को फटाफट डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है, उसका फीचर्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका टाइप्स क्या है। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप का, ये तो एंटरप्रेन्योर का था, ये एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग, उसके एलिमेंट्स, उसके डिटर्मिनेंट्स यानी उसके फैक्टर्स किन बातों पर डिपेंड करता है वो, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नीड ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया। इसके बाद एक टॉपिक है कि अलग अलग टाइप के दुनिया में जो लोग हैं, रोल मॉडल, जैसे रतन टाटा या मुकेश अंबानी, उनके वैल्यूज क्या है, उनके बिजनेस फिलॉसफीज क्या है और उनको बिहेवियर ओरिएंटेशन क्या है। उनके वैल्यूज, उनकी बिजनेस फिलॉसफी और उनकी बिहेवियरल ओरिएंटेशन। कन्फ्लिक्ट ऑफ फैमिली बिजनेस एंड इट्स रिजोल्यूशन। और फिर फैमिली बिजनेस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रोल उसका, और साथ साथ पढ़ते हैं उसके कन्फ्लिक्ट्स और कैसे उनका सोल्यूशन होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है। वो पर्सन, वो इंसान जो कि डायरेक्टर हो सकता है, ओनर हो सकता है या मैनेजर भी हो सकता है। तो द पर्सन हु टेक रिस्क, ऑर्गेनाइज थिंग एंड क्रिएट इनोवेटिव आइडियाज एंड स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर। तो तीन काम कर रहा है, रिस्क ले रहा है, चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है और इनोवेटिव हो रहा है एक बिजनेस को स्टार्ट करने में। उस इंसान को कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। तो उसका फीचर्स क्या होगा, सर वो रिस्क बियरर है, वो हर टाइप की रिस्क ले रहा है, फाइनेंशियली रिस्क, स्टॉक बना रहा है नहीं बिका तो, बड़ी बड़ी मशीनें खरीद रहा है काम नहीं चला तो फाइनेंस रिस्क, टेक्निकल रिस्क। ऑर्गेनाइजर है वो चीजों को अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, सारे रिसोर्सेज फैक्टर्स सबको एक जगह कोऑर्डिनेट कर रहा है। और इनोवेटर है क्योंकि नए नए आइडियाज वही सोच रहा है। एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, सर वो थिंकर है, थिंक एन आइडिया। सर वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो पहले ये पता लगाता है किस लाइन में क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और उन अपॉर्चुनिटी को, उसमें उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका स्वॉट एनालिसिस वो सब करता है। वो फिजिएबल है कि नहीं, करने लायक है कि नहीं, वो आइडिया कितना फायदा हो जाएगा, कब तक चालू हो जाएगा। अरेंज करता है कैपिटल, रिसोर्सेज को एक साथ अरेंज लाता है, लेबर, क्रेडिटर, डेटर, प्लान्स एक्टिविटीज, बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटी होगा उनका प्लानिंग करता है, पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो ये सब काम है उसके। अब एंटरप्रेन्योर कितने टाइप के होते हैं, तो पहला बोला इनोवेटिव या अग्रेसिव, दूसरा बोला इमिटेटिव, तीसरा है फेबियन, चौथा ड्रोन, पांचवा सोशल, सिक्स्थ वन इज इंट्राप्रेन्योर, सेवेंथ वन इज टेक्नोप्रेन्योर एंड एट्थ वन इज इकोप्रेन्योर। वैसे तो और भी बहुत हो सकते हैं बट सिलेबस में आपके इतने ही। तो इनोवेटिव या अग्रेसिव कौन हुआ, वन हु थिंक न्यू वेज। इनोवेटिव वो होता है जो नए नए वेज सोचता है या फिर नया प्रोडक्ट के बारे में सोचता है। तो देखो वही प्रोडक्ट बट नया वे में, या फिर नया प्रोडक्ट, आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, कुछ अलग कुछ नया, इसीलिए उसका नाम इनोवेटिव है। दूसरा हुआ इमिटेटिव, इमिटेट करना मतलब दूसरे को कॉपी करना, तो वन हु कॉपीज, जो कोई और सक्सेसफुल हुआ है उसी को अपने वे में थोड़ा अलग वे में करके यूज करना। तो वन हु कॉपीज अदर और एडॉप्ट अदर्स, उसका जो लोग सक्सेस है उनके वे ऑफ सक्सेस को अडॉप्ट कर रहे हैं कि वो लोग कैसे सक्सेसफुल हुए। तीसरा है फेबियन, फेबियन मतलब जो कॉशियस होता है, थोड़ा डर डर के कर रहा है, स्केप्टिकल है, थोड़ा चीजों को संभाल के करने वाला, धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करेगा, एक बार में भागने वाला नहीं है वो, उसका फोकस स्टेबिलिटी की तरफ है। चौथा है ड्रोन, ड्रोन माने ट्रेडिशनल वे, जो ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं करते चीजों को, पुरानी पुरानी चीजों का, पुराने पुराने मेथड्स को यूज करते हैं। डिपेंड्स ऑन अदर्स एफर्ट्स, दूसरों ने जो ऑलरेडी एफर्ट डाला हुआ है उनके टेक्निक को यूज करते हैं। ओपोज चेंजेस, कोई भी नया बदलाव आए वो जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करता, चेंज को वो अपोज करता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल थिंकर है। चौथा होता है सोशल, पांचवा सोशल यानी जो सोसाइटी के कोई ना कोई वैल्यूज को या सोशल कॉज को ही अपने बिजनेस का तरीका बना लेते हैं।
जैसे मार्केट में अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, तो उसी को अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाना, ताकि लोगों का भी हेल्प हो जाए और अपना भी एक नया काम हो जाए। वो पर्सनल बेनिफिट नहीं देखता है ज्यादा, वो देखता है समाज को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए कुछ बढ़िया निकाल के लो। वो सोसाइटी को हेल्प करने में बिलीव कर, उस टाइप के बिजनेस को सोशल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। इंट्राप्रेन्योर खुद के बिजनेस में मालिक नहीं है वो, लेकिन एक इनोवेटर के रूप में काम कर रहा है दूसरों की कंपनी में। एक तरीके से आप बोल सकते हो किसी बड़े बिजनेस का मैनेजर, जिसको बॉस ने सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया है और बोल रहा है तुम ही संभालो, तुम ही नया नया आइडिया लेकर, तो वो चीजों को अरेंज कर रहा है, मैनेज कर रहा है। इंट्राप्रेन्योर दूसरों के बिजनेस में इनोवेटिव आइडिया यूज करने वाले। टेक्नोप्रेन्योर नाम से ही क्लियर है, ज्यादा टेक्नोलॉजी या क्रिएटिविटी को यूज करते हैं। इकोप्रेन्योर जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं, सेलिंग प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अगला हेडिंग आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? सर एंटरप्रेन्योर वो आदमी था, एंटरप्रेन्योरशिप उस प्रोसेस को या सिस्टम को बोलते हैं। वो इनोवेटिव बिजनेस करने के प्रोसेस या सिस्टम को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पे आप प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो कुछ इनोवेटिव वे में, ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। तो उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं और जो करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे। इसके एलिमेंट क्या है? एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले बात तो वो मोटिवेटेड होना चाहिए एंड कमिटमेंट होना चाहिए उसका, वो खुद में मोटिवेटेड हो ताकि दूसरे इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर सके, बैंकर्स को अट्रैक्ट कर सके और अपने बात के ऊपर कमिटेड हो, जो बोले उसको पूरा करे। एबिलिटी एंड स्किल होना चाहिए उसके अंदर, आइडियाज को रिफ्लेक्ट करने का। आइडिया सोचना एक बहुत बड़ा बात है, लेकिन उस आइडिया को दूसरे को समझा पाना भी एक बहुत बड़ा बात है। तो उसके अंदर वो एबिलिटी एंड स्किल होना चाहिए ताकि वो मार्केट अपॉर्चुनिटी को यूज कर सके। रिसोर्सेज, उसके पास मनी, इक्विपमेंट और एम्प्लॉइज को अरेंज करने का नॉलेज होना चाहिए। ये तीनों रिसोर्स उसके पास अरेंज्ड होने चाहिए, मनी, इक्विपमेंट और एम्प्लॉय। स्ट्रेटेजी एंड विजन, उसके पास एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ओवरऑल ब्लूप्रिंट, और विजन एक लॉन्ग टर्म गोल। तो उसके पास गोल, पॉलिसीज और प्लान होने चाहिए। देखो मैंने पॉइंट के अंदर ही पॉइंट कर दिया, बस इन्हीं को इलाबरेट करना है आपको एग्जाम में। दो दो लाइन भी लिखोगे आपके अच्छे खासे पॉइंट हो जाएंगे। उसके पास गोल होना चाहिए, उसकी कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, उसके पास हर एक टाइप के बिजनेस के लिए, हर एक बात के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। तो पहला बोला मोटिवेशन, मोटिवेटेड एंड कमिटमेंट। दूसरा बोला एबिलिटी एंड स्किल, रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजी एंड विजन, और अगला आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड हु विल डू इट। ये तीन चीजों के बारे में सोचना होगा उसको। तो ये हो गए उसके एलिमेंट्स। अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। किन बातों पे डिपेंड करता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, किन फैक्टर्स पे? तो मेनली तीन फैक्टर है। आपके पर्सनल लेवल फैक्टर यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल लेवल फैक्टर यानी आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो, और इकोनॉमिकल फैक्टर। तो आप पर्सनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर में बोलोगे रिस्क टेकिंग, जो जितना रिस्क ले सकता है वो उतना नया आइडिया सोचता है। नीड्स अचीवमेंट, कंट्रोल, गोल। इन चार बातों पे डिपेंड करता है आपका साइकोलॉजी। आपका गोल कैसा है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल कैसा है, आप क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, और आप कितने बड़े रिस्क टेकर बन सकते हो, क्या आप रिस्क ले सकते हो नहीं। इन बातों पर डिपेंड करता है आप एंटरप्रेन्योर बनोगे या नहीं, या आपका एंटरप्रेन्योरशिप फेमस होगा या नहीं, बड़ा सक्सेसफुल होगा या नहीं। दूसरा है सोशल लेवल फैक्टर। आप किस कल्चर में रहते हो, आपके आसपास का कल्चर भी आपको इम्पैक्ट करता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका एजुकेशन लेवल, आपका पढ़ाई लिखाई कैसा है, और आपका सोशल बिहेवियर कैसा है। इन बातों पे डिपेंड करता है कि आप बड़े एंटरप्रेन्योर बनोगे या नहीं, आपका सक्सेस होगा या नहीं, या आप एंटरप्रेन्योर बन पाओगे या नहीं। वैसे इकोनॉमिकल फैक्टर, आपके पास रिसोर्स कितने अवेलेबल है, आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, आपका मार्केट के बारे में नॉलेज कितना है, आप मार्केट की कंडीशंस को कितना समझते हो, और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा अवेलेबल है। इन सब बातों पे भी डिपेंड करता है आप एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो या नहीं। अगला हेडिंग है इंपॉर्टेंस। एंटरप्रेन्योरशिप का दुनिया में जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है आज की डेट में इतने सारे एंटरप्रेन्योर हो। सर सबसे बड़ा बात, एंटरप्रेन्योर होंगे तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एंटरप्रेन्योर होगा तभी कैपिटल क्रिएट होगा दुनिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो पाएगा, नया नया क्रिएटिविटी और इनोवेटिव प्रोडक्ट आएंगे दुनिया में,
और नया वेल्थ क्रिएट होगा। तो ये एंटरप्रेन्योर होंगे या एंटरप्रेन्योरशिप होगा तभी ये सब हो पाएगा। तो उसके होने का यही फायदा है। नेक्स्ट टॉपिक इज नीड एंड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। नीड ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आज की दुनिया में क्रिएटिविटी और इनोवेशन का जरूरत इतना क्यों है? क्यों हम लोग इस पे फोकस करेंगे? दुनिया में इनोवेशन और क्रिएशन होना चाहिए। तो सबसे बड़ा बात, इट फॉस्टर्स इनोवेशन। जितना ज्यादा क्रिएटिविटी होगा उतना लोग कुछ नया डेवलप करेंगे, इन्वेंशंस होंगे दुनिया में। सर हायर ओवरऑल सक्सेस, जितना ज्यादा आप क्रिएटिव और इनोवेटिव होगे आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी उतना अच्छा होगा, आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अच्छा होगा, आपको सक्सेस मिलेगा। सर आप ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होगे तो आप इंकरेज करोगे थिंकिंग को। सिर्फ आप नहीं सोचोगे, आप अपने स्टाफ को भी इंकरेज करोगे कि भाई कुछ नया और अच्छा सोचो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का आइडियाज आएगा। तो इसलिए भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन जरूरी है। रिड्यूस बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। पहले के जमाने में क्या होता था, मुंबई वाले मुंबई में सामान बेच रहे हैं, पर आज की डेट में मुंबई वाले पूरे दुनिया में बेच रहे हैं, कलकत्ता वाले पूरे दुनिया में बेच रहे हैं। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज खत्म हुई क्योंकि इनोवेटिव हुए लोग क्रिएटिव बने। कोलैबोरेशन हुआ, दूसरों के साथ मिलकर काम करने लगे, पहले अकेले अकेले करते थे। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज होने लग गए आज की डेट में। तो इनोवेटिव और क्रिएटिव होने का ये सब फायदा है, इसलिए इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में फैमिली बिजनेस का क्या रोल है? तो 90% ऑफ द बिजनेस आर कंट्रोल्ड बाय फैमिली इन इंडिया। बिरला, रिलायंस यानी अंबानी, टाटा। तो आज की डेट में 90% बिजनेस इंडिया में फैमिली कंट्रोल करती है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज जैसे कि बिरला, टाटा, रिलायंस आर फैमिली ओरिएंटेड। इनका रोल क्या है? सर अगेन वही, ये देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, ये क्रिएट करते हैं एमएसएमईज, ये सोशल ग्रोथ करते हैं। सर यही लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं सबसे ज़्यादा। इंडिया का ब्रांड इमेज क्रिएट करते हैं, इन्हीं के नाम से इंडिया बहुत जाना जाता है। एंटरप्रेन्योर एक्सपोजर टू यंग फैमिली मेंबर्स, इनके जो छोटे फैमिली मेंबर्स होते हैं यंग, उनको भी पैदा होने के कुछ सालों बाद ही उनको एंटरप्रेन्योर एक्सपोजर मिलता है क्योंकि फैमिली में बिजनेस चल रहा है। तो घर का हर आदमी बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो धीरे धीरे वो भी बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखने लग जाते हैं। यूज ऑफ फैमिली कैपिटल एंड ऑल्सो फर्दर क्रिएशन, वो फैमिली का कैपिटल भी यूज कर रहे हैं और भी कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं। अब यही एक टॉपिक है, मैंने दो ग्रुप को रखा है, टाटा ग्रुप और धीरूभाई अंबानी, क्योंकि ये दोनों, आपको मैंने कहा था कि एक टॉपिक है जिसमें आपको बहुत सारे रोल मॉडल का फिलोसॉफी, वैल्यूज और बिहेवियर ओरिएंटेशन पढ़ना है। तो मैंने दो का रखा है, बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। इस वीडियो के साथ ही वो पीडीएफ का अटैचमेंट मिल जाएगा, जहाँ पे अलग अलग फैमिली बिजनेस का अलग अलग क्या बोलते हैं रोल मॉडल्स के एक्सप्लेनेशन आपको दिए हुए, आप पढ़ सकते हैं। टाटा ग्रुप का जैसे मैंने लिखा वैल्यूज, तो टाटा ग्रुप का मेन वैल्यू क्या है? इंटीग्रिटी। वो फेयर एंड ऑनेस्ट काम और ट्रांसपेरेंट काम करने में बिलीव करती है। उनका हमेशा क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है और वो मेरिट को प्रमोट करते हैं। वो अपने बच्चों को भी बड़े पोस्ट पे तुरंत नहीं आने देते, मेरिट को प्रमोट करते हैं। उनमें एक यूनिटी है, वो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन में बिलीव करती है। टाटा ट्रस्ट के ऊपर विश्वास रखते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करता है वो सबको। टाटा ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव करता है, वो एनवायरमेंट, सोसाइटी, एम्प्लॉयज, इनके प्रति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, इनको बहुत ध्यान से रखता है। टाटा पायोनियर है, वो बोल्ड डिसीजन लेता है, एजाइल है और बहुत करेजियस है, रिस्क लेने में बिलीव करता है। तो ये टाटा के वैल्यूज है। टाटा की फिलोसॉफी क्या है? आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कंज्यूमर एंड सोसाइटी। टाटा हमेशा ये देखता है कस्टमर और सोसाइटी को क्या जरूरत है और वही प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करता है। नेवर गिव अप वैल्यूज, टाटा अपने वैल्यूज को कभी गिव अप नहीं करता, वो अपने वैल्यूज में बिलीव करता है, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने वैल्यूज नहीं छोड़ता। डोंट पुट ऑल एग्स ऑन वन बास्केट, टाटा का एक और बढ़िया फिलोसॉफी है, वो एक प्रोडक्ट पे खाली बिजनेस नहीं करता, उसके हजारों प्रोडक्ट है। तकरीबन 30, 35, 38 कंपनी है टाटा की, यानी वो एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखता, सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करता। टाटा विजनरी है, फ्यूचर का सोचते हैं और हमेशा क्रिएटिव रहते हैं। आखिरी पॉइंट उनका बिहेवियर ओरिएंटेशन कैसा है? वो बहुत हम्बल है, वो रिस्क लेने में डरते नहीं है, मोटिवेटेड रहते हैं ऑलवेज पॉजिटिवली, क्रिटिसिज्म को
ओपनली लेते हैं, उनका कोई बुराई करे वो उसका नेगेटिविटी नहीं लेते। गेट आउट ऑफ सेफ मोड, टाटा सेफ्टी नहीं सोचता, क्रिएटिविटी सोचता है। अगला है अगले हेड है धीरू भाई अंबानी। इनकी वैल्यूज क्या है? ये रोल अप स्लीव्स एंड हेल्प, दूसरों का मदद करने में बिलीव करते हैं। सेफ्टी नेट ऑफ टीम सॉरी, वो अपनी टीम की सेफ्टी सोचते हैं। डोंट टेक क्रेडिट, ज्यादा बातों का वो खुद पे क्रेडिट नहीं लेते, ओ हमने ये किया हमने वो किया। मेक लीव प्रोफेशनल अलोन, उनके यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल बंदे हैं उनको वो क्रिएट करता है, बनाता है और उनको उनके ऊपर छोड़ देता है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। अगर आप रिलायंस ग्रुप में जॉब कर रहे हो, बहुत बड़े आपका बंदा कुछ प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज है, तो वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से चीजों को संभालिए, बात बात पे टोकते नहीं। उनकी फिलोसॉफी क्या है? मेक स्मॉल थिंग्स बिग। टाटा ने हमेशा छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया। फिर चाहे वो वन नेशन वन प्लान हो, जब आप रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, या फिर जब आपकी जियो आती है, तो ड्रीम बिग विथ ओपन आइज एंड चेंज योर ऑर्बिट कॉन्स्टेंटली। वो बड़ी बड़ी बातों को सोचते हैं, बड़ा करने का सोचते हैं और कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिवॉल्व करते रहते हैं। मनी इज बाई प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ। वो पैसे को प्रोडक्ट नहीं मानते हैं मनी एक बाई प्रोडक्ट है जिससे और पैसा बनेगा। तभी आपको स्टार्टिंग में 9 महीने जियो वो फ्री तक दे देते हैं। उनका बिहेवियर है साइलेंट बेनिफैक्टर, वो चुपचाप अपना काम करने में बिलीव करते हैं। कोई उनका मजाक उड़ाए, उनके बारे में कुछ भी बोले, डजंट बॉदर देम। कंफ्लिक्ट ऑफ फैमिली बिजनेस, अगला हेडिंग है कंफ्लिक्ट्स ऑफ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में कुछ कंफ्लिक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर एक टॉपिक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या क्या कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम क्या क्या कंफ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ये 2 हेडिंग है और फिर उनका सॉल्यूशन और चैप्टर खत्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सबसे बड़ा फैक्टर है इंटरेस्ट बेस। सबके एक फैमिली बिजनेस में क्या होता है ना, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि सबका गोल अलग है, सबका ऑब्जेक्टिव अलग है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि सबका इंटरेस्ट, सबका गोल, सबका सोचना अलग हो जाता है। कई बार इसलिए लड़ाइयां हो जाती है। ओपिनियन बेस, सबका एक बिलीफ है, सबका अपना अपना ओपिनियन है क्योंकि सब ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। नॉर्मेटिव बेस्ड, एथिकल एंड मॉरल, सबका एथिक्स अलग अलग होता है। किसी को लगता है कि भले ही हम 2 पैसे चोरी करें लेकिन लोगों का भला कर रहे हैं तो उसमें भी क्या बुराई है, और किसी को लगता है कि नहीं 2 पैसा चोरी करना ही तो बुरा है। मतलब कोई रॉबिनहुड होना चाहता है, कोई रॉबिनहुड नहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों के कारण फैमिली बिजनेस में आपस में ही टकराव होने लगते हैं, क्योंकि 4 भाई मान लो, अब उनके 4-5 बच्चे, वो सब मिलके बिजनेस संभाल रहे हैं, तो आपस में कई बार फाइट्स हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। स्ट्रेटेजिक कंफ्लिक्ट, प्लानिंग को लेके कई बार कंफ्लिक्ट होती है। तुम्हारा प्लान कुछ और है, मेरा प्लान कुछ और है, लास्ट में बिजनेस का स्प्लिट अप हो जाता है, बंटवारा। कंस्ट्रक्टिव कंफ्लिक्ट, यानी पॉजिटिव का बात करो, ग्रोथ के लिए सब लड़ाई कर रहे हैं, पॉजिटिव बातों पे बहस हो रहा है। कई बार डिस्ट्रक्टिव कंफ्लिक्ट, आपस में बहस हो रहा है, पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, नेगेटिविटी के लिए लड़ाई हो रहा है। हम दूसरों की फेलियर को एंजॉय करते हैं। बड़ा भाई ये सोच रहा है छोटा भाई फेल हुआ, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, साले को कम से कम सबक मिलेगा। छोटा भाई सोच रहा बड़ा भाई फेल हुआ बिजनेस में, अरे बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बड़ा बन के घूम रहा था। तो ये सब लड़ाइयों में फैमिली बिजनेस लास्ट में जाके बंद हो जाते हैं। इन कंफ्लिक्ट का सोर्स क्या है सर, कहां से कंफ्लिक्ट अराइज होते हैं? डिफरेंस इन डायरेक्शन ऑफ बिजनेस के कारण, डिसीजन मेकिंग के कारण, आपस में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बंटवारे के कारण। उसको लगता है वो बड़ा भाई इसलिए मैनेजर का पोस्ट ले लिया, हमको मैनेजर नहीं बनाया, ईगो क्लैश, अपना अपना फायदा देखने लगते हैं सब कुछ सालों के बाद, उसके कारण कंफ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ओनरशिप राइट, सब चाहते हैं हम भी मालिक बने, एक दिन मेरे हाथ में पूरा बिजनेस हो, उसको लेके लड़ाइयां हो जाती है। पर्सनैलिटी डिफरेंस, कोई बहुत अग्रेसिव है, कोई बहुत इमोशनल है, कोई बहुत चुप चुप रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा ही बोलने वाला है, इसके कारण लड़ाइयां हो जाती है। कई बार मनी के लिए लड़ाई, वो तो सबसे मेन बात है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कई बार बातचीत नहीं होती है टॉपिक्स के ऊपर, जिसके कारण लड़ाई हो जाती है। तो अब आखिरी टॉपिक, इन सबका सॉल्यूशंस क्या है? सर इनका सॉल्यूशन है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट। पहले ये पता कर लो किस बात को लेकर लड़ाई है, तुरंत उस पर डिस्कशन होना चाहिए। डोंट वेट, कल करेंगे परसों करेंगे। लुक पर्सपेक्टिव ऑफ ईच अदर, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी सोचो कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है।
और सबको मिलके जो गुड पॉइंट्स है उनको एक जगह नोट डाउन करो और फिर बोलो इस लड़ाई का तुम लोग बोलो क्या क्या सॉल्यूशन है। सब अपना अपना सॉल्यूशन बताएं और जिस पे सब रेडी हो फिर उसको फॉलो करें। गो फॉर सॉल्यूशन वेयर ऑल एग्रीज। हो सकता है 10 में से 6 लोग बोल रहे हैं ये राइट है, तो फिर उसको फॉलो करो चुपचाप, बाकी 4 लोग उसके आर्ग्यू मत करो। एग्रीमेंट ऑन टॉपिक्स, कई बातों पे आपस में एग्रीमेंट पे आओगे, ठीक है ये बात मेरा मानते हैं, ये बात तुम्हारा मानते हैं। फैमिली गेट टुगेदर करो, हर समय पार्टी वार्टी करो फैमिली के साथ ताकि आपस में मेल जोल बढ़े। फैमिली मीटिंग्स करो, बिजनेस मीटिंग्स। फैमिली का एक काउंसिल फोरम बना दो ताकि कल को अगर लड़ाई हो तो वो फोरम डिसाइड करे अल्टीमेटली क्या करना है। जो एल्डर पर्सन है फैमिली में उनको हेड बना दो, बोलो कि जब भी फैमिली बिजनेस में कोई लड़ाई होगा आपका एक काउंसिल, एक टीम है, हम लोग आपके पास आएंगे, आप सोल्यूशन बताना। मैनेजमेंट पोजीशन को टाइम टू टाइम रिवॉल्व करो, कभी तुम सेल्स मैनेजर, कभी कोई और फाइनेंस मैनेजर, कभी कोई और सेल्स मैनेजर, बदलते रहो अपनी टीम में मैनेजमेंट के पर्सन को। ट्रांसपेरेंसी रखो, हर बात को क्लियर रखो और रोल्स को क्लियर रखो, किसका क्या काम है वो ठीक से बंटवारा करके रखो। ये सब रहेगा तो फैमिली बिजनेस के कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होंगे। तो ये था आपका चैप्टर 1।